बच्चों जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 12 टर्म 2 में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका टॉपिक या जो चैप्टर नंबर 10 इसको देखेंगे। और इस टॉपिक का नाम है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अपन लोगों को क्या पढ़ना है। तो आपका ये टर्म 2 का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। पहले आपका चैप्टर 8 था, 9th आपके सिलेबस में नहीं है और अब यह है टॉपिक 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या करना है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ना है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह में जिनका इस्तेमाल होगा वो पढ़ना है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और बायो कंट्रोल एजेंट्स और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हमारी अर्थ पर बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट अगर कोई है तो वो है क्या है, वो माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोब्स क्या है, एक मेजर कंपोनेंट्स हैं किन दो चीज़ों के अलावा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स के अलावा। आपको ये भी अच्छे से पता होगा, आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि किस किंगडम के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो किस किंगडम के तहत आते हैं ये, याद होगा आपको, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आपको याद रखना है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दो के तहत ये आते हैं। तो माइक्रोब्स हर उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ सॉइल होगी, वाटर होगी, एयर होगी, हमारी बॉडी के अंदर भी और अदर एनिमल और प्लांट्स में भी ये आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमने इसकी बात की। इसके अलावा माइक्रोब्स उन जगहों पर भी मिलेंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे गीजर्स के अंदर, गीजर्स क्या होते हैं, गर्म जल के सोर्स होते हैं, ठीक है। गीज़र के अंदर गहराई तक मिलेंगे जहाँ पर थर्मल वेंटस होता है, जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, ठीक है। जहाँ सॉइल में गहराई तक भी कई मीटर गहराई तक मिलेंगे। इसके अलावा स्नो की लेयर के नीचे भी मिलेंगे और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये आपको मिलेंगे। माइक्रोब्स बहुत डाइवर्सिफाई होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स भी इसमें आते हैं। क्योंकि प्रियॉन्स हम लोग ने पहले भी बात की थी, प्रियॉन्स क्या है, प्रोटीन से युक्त एक इन्फेक्टियस एजेंट होता है प्रियॉन्स, याद रहेगा। प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स आर द प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना 10.1 और 10.2 की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक रॉड शेप्ड है ना, मैग्निफिकेंट एक दिख रहा है आपको। दूसरे में देखिए स्फेरिकल शेप दिख रहे हैं और थर्ड देखिए रॉड शेप बैक्टीरियम सोइंग फ्लेजिला, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जो फ्लेजिला दिख रहा है, यहाँ पर फ्लेजिला दिख रहा है आपको, तो ये सी इमेज है, ये आपकी ए इमेज है और ये आपकी बी इमेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखें, ये तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा, एक बैक्टीरियोफेज वायरस दिख रहा है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक बैक्टीरियोफेज आपको यहाँ पर वायरस दिख रहा है, ठीक है, जिसका एक हेड है दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसका कॉलर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द कॉलर, दिस इज द हेड। उसकी एक टेल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। नीचे वो प्लेट्स दिखाई दे रही हैं और इस प्लेट से लगे हुए आपको पिंस और प्रोंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। पिंस और प्रोंजेस आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको एक जो दूसरा अदर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये क्या है, एक एडिनो वायरस है। इसकी वजह से रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, ये एडिनो वायरस होता है। अगर इसका कोई नाम पूछे तो क्या है, ये एडिनो वायरस होता है। एडिनो वी से वायरस, एडिनो वी। ठीक है। अब आपको कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए, ठीक है। ये जो तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो थर्ड वन है, ये रॉड शेप है और ये टीएमबी कहलाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये मैग्नीफाइड होता है। अब जब हमने सब इनकी बात की तो जैसे माइक्रोब्स हों, जैसे बैक्टीरिया और कई फंगाई की कॉलोनी बनाने के लिए एक न्यूट्रिशनल मीडियम्स पर उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट आई के द्वारा देखा जा सकता है कि नहीं, जब आप, तो क्या इन्हें नेक्स्ट आई के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, क्या नंगी आंखों से दिखाई देंगे? सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी काफ़ी हेल्पफुल भी करती है हमारे लिए। अब हम लोग अगर यहाँ समझने की जगह करें कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स ह्यूमन में बहुत सी डिजीज़ कॉज करते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ह्यूमन में वो बहुत सी डिजीज़ काज करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर एक फंगल कॉलोनी को ग्रो कराया जा रहा है। ठीक है, क्या कराया जा रहा है, एक फंगल कॉलोनी। अब अगर यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें, एक पैट्री डिश है, इस डिश को क्या कहते हैं, पैट्री डिश, और इस पर क्या हो रही है, फंगल कॉलोनी यहाँ पर ग्रो की जा रही है। तो जब भी इस प्रकार को आप देखेंगे तो हमने अपने चैप्टर 8 में पहले भी पढ़ा है कि माइक्रोब्स काज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये एनिमल और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और यहाँ पर हम लोग देखें सॉरी, तो इसको आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सभी माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं, ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि सेवरल माइक्रोब्स तो यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, और ये बहुत से माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये जाके आपको बहुत आश्चर्य होगा कि माइक्रोब्स या उसके जो ड्राइव्ड प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ हम लोग डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे मिल्क का कर्ड में बदलना, इसका कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस और या जिन्हें कॉमनली हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, एलएबी कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, जो कोगुलेट करता है और पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। समझ में आया? अब हम कर्ड की थोड़ा सा अमाउंट ले लें, मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क। अगर कर्ड की थोड़ी सी मात्रा इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में हम फ्रेश मिल्क में मिलाएं, समझिएगा मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर कर्ड की थोड़ी सी मात्रा को आप क्या करें, फ्रेश मिल्क में मिलाएं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसमें लाखों, जो हमने थोड़ी सी मात्रा लगाई ना, उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको क्या होंगे, मिलियंस ऑफ एलएबी होंगे, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे, जो सुटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करने लगेंगे, जो सुटेबल टेम्परेचर पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो जब कर्ड बन जाता है तो कर्ड में एक खास बात जाती है, विटामिन B12। न्यूट्रिशनली अगर देखें तो जो विटामिन B12 होता है, इसमें B12 को इंक्रीज कर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है और हमारे स्टोमक में भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में भी ये एलएबी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप देख लीजिए, जैसे एक डग ले लीजिए, डग डग जानते हैं, इसमें इडली और डोसा बनता है। ठीक है,
अब इसको ले डग, तो डग में हम इडली और डोसा जैसे फूड बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो इडली और डोसा क्या है, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब जो डॉग लेते हैं, जो आटा होता है उनको बनाने के लिए, उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आटे का पफी एफियरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। तो आटे में छोटे छोटे से आपको छेद दिखने लगते हैं जो फूलता है। ठीक है। तो क्या होता है, वो CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस मेटाबॉलिक पाथवे में CO2 का फॉर्मेशन होता है, और ये फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ब्रेड बनाने वाले डग का फर्मेंटेशन बेकर्स ईस्ट द्वारा किया जाता है। किसका होता है? बेकर्स ईस्ट। तो बेकर्स ईस्ट पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में कि बेकर्स ईस्ट कौन सी होती है, तो सैक्रोमाइसीस, ठीक है, सेरिवेसी बेकर्स ईस्ट होती है, याद रखिएगा। और बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड्स का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगर आप साउथर्न इंडिया घूमने जाएंगे, साउथ इंडिया अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर एक फेमस एक ड्रिंक चलती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक, जिसको बोलते हैं टोडी। टोडी क्या है? टोडी क्या होता है, इसे पाम के सेब को फर्मेंट करके बनाया जाता है। जो पाम ट्री होता है ना, उसके सैप को क्या कर लेते हैं, फर्मेंट कर देते हैं, और उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ फिश, सोयाबीन और बैम्बो सूट्स के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन का फिनोमेना। जैसे चीज़ को ले लीजिए, चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है, ठीक है, क्या है, एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। चीज़ की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, अपने अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के कारण वो सब अलग अलग वैरायटीज़ पहचानी जाती हैं। ये विशेषताएं उसमें कहाँ से आती हैं? क्योंकि उसमें जिस प्रकार का माइक्रोब इस्तेमाल हो रहा होगा उसी से आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्विस चीज़ आपकी बुक में दिया गया। स्विस चीज़ कहाँ से बनती है? स्विस चीज़ में एक जो लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ में, ये कहाँ से आते हैं? तो इसका मतलब लार्ज होल का मतलब क्या होगा, वहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बड़ी मात्रा में CO2 प्रोड्यूस हुई होगी। तो उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमिनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमिनी। अगर आप रोक्यूफोर्ड चीज़ को देखें, रोक्यूफोर्ड चीज़, अब ये रॉकफोर्ड चीज़ क्या होती है? इसको एक स्पेसिफिक फंगाई की ग्रोथ के द्वारा इसको राइपेंड किया जाता है, और इस वजह से ये क्या करता है, एक स्पेशल या पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। तो रॉक्यूफोर्ड चीज़ में क्या होता है कि स्पेसिफिक फंगी होती है, उसकी ग्रोथ के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, राइपेंड करते हैं, और जो उसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। ठीक है। तो चलिए बेटा, अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद नेक्स्ट देखते हैं।